हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप ऑनलाइन अकेडमी में। कल हमने अपने पार्ट 1 को देखा था आरंभिक नगर के, ये हमारा पार्ट 2 है। वीडियो कल ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने सोचा कि इसका दूसरा पार्ट भी लाया जाए। हमने कल के वीडियो में देखा था, हड़प्पा की कहानी देखा था कि 150 साल पहले कैसे रेलवे लाइन बिछाते हुए कुछ इंजीनियरों को ये नगर दिखा। वहाँ से उन्होंने ईंटों को वहाँ से निकाला और जिससे बिल्डिंग काफ़ी नष्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा था कैसे इसकी खोज हुई, ये कैसे जो सभ्यता है आज से 4700 वर्ष पूर्व की सभ्यता है, ये हमारे यहाँ की उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है। 1920 में जब दयाराम सैनी ने इसकी खोज की, उसके बाद से अलग अलग जगह की खोज होने लगी और उसके बाद इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई थी। हमने ये देखा कि इस नगरों की क्या विशेषता है। हमने देखा कि हाँ, यहाँ पे एक मंजिले और दो मंजिले मैक्सिमम बिल्डिंग हुआ करती थी। योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे घर, सड़क, नाले बनाए जाते थे। नालों के लिए मेन हॉल भी बनाया जाता था। घर के नालों को सड़क के नाले से, सड़क के नालों को बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे नगरीय जीवन भी देखा। हमने ये देखा कि फेंस क्या होता है। हमने यहाँ पे बहुत ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं बिंदुओं को भी देखा। अब हम उससे आगे देखेंगे कच्चे माल की खोज। देखिए, वो कच्चे माल की खोज में कहाँ जाते थे, जैसे आज हम देखते हैं ना। आज के अगर पॉइंट से देखें और आज के समय में देखें तो हमें कच्चे तेल के लिए हम रसिया से कच्चे तेल लेते हैं, इराक से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कच्चे तेल नहीं होते, होते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है जिससे हम अपनी पूरी जनसंख्या को उससे पूरी जनसंख्या जो है ना उसका उपभोग कर सके। इसलिए हमें क्या करना होता है, कुछ अलग अलग देशों से मंगाना पड़ता है। बहुत से वस्तुएं हम आयात करते हैं, बहुत से वस्तुओं को हम निर्यात करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जो कच्चा माल है उनको कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। यानी या तो वो प्राकृतिक रूप से मिला, जैसे कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब कच्चा माल है। या तो कुछ किसान या पशुपालक बनाते, जैसे अनाज वगैरह हो गया, आ, दूध वगैरह हो गया। जैसे दूध होता है, दूध से हम मिठाई भी बना लेते हैं, पनीर भी निकाल लेते हैं। उसके अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वस्तुएं बनाते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। यानी लकड़ी या धातु के जो अयस्क है वो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हमने देखा कि कैसे जो कच्चा माल होता है, जो किसान होता है, वो क्या करता है, कपास को तैयार करता है, वो कच्चा माल है। उसके बाद उसका कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार कर लेते हैं, वो क्या हो गया, कपड़ा हो गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात करते थे। देखिए, हमारे यहाँ भी आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे यहाँ खुद हम उपजाते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जिनका हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कच्चा तेल। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ऐसा मानना है कि जो आज का राजस्थान है वहाँ से वो लोग तांबा मंगाते थे। तांबा का वहाँ से वो तांबा को मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ऐसा नहीं है कि एक जगह से तांबे मंगाते थे, वो ओमान से भी मंगाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो कांसा बनाने के लिए जो तांबा है वो माफ़ कीजिएगा, कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ जो धातु टीन मिलाया जाता था उसको ईरान और अफगानिस्तान से वो लोग आयात करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा में वे लोग बहुमूल्य पत्थर जो है कहाँ से आयात करते थे, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात कहाँ से करते थे, तो सोने का आयात वो आधुनिक कर्नाटक से करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए,
नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन जो है वो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से होता था। जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि लोग गांव में फसल वगैरह उपजाते हैं, धान गेहूं चावल, और उसको मार्केट में बेच देते हैं और उससे चावल आटे बना के वो शहरों में ले जाया जाता था। वहाँ पे भी लोग गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों की खाने के सामान देते थे। अभी हमने देखा कि आज के अगर पॉइंट्स देखें तो आज भी आप देखेंगे कि गांव में जो लोग रहते हैं मवेशी वगैरह पालते हैं, हालांकि शहर में भी पालते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ से जो है सप्लाई होता है। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधे के अवशेष से क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है ना गेहूं भी उपजाते थे, जौ भी उपजाते थे, दाल भी, मटर भी और तिल भी और सरसों भी उगाते थे। जैसे हमने अपने पहले चैप्टर में देखा था, यहाँ कैसे जो आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे, यानी आदि मानव जो थे, कैसे वो आखेटक थे, शिकार करते थे, जानवरों को का कच्चा माल मांस खाते थे। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया, अस्थाई बस्ती जीना स्टार्ट किया। उसी के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता जब आता है तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है साक्ष्य मिले हैं। ये लोग काफ़ी डेवलप हो चुके थे। ये लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उन्होंने हल का भी इस्तेमाल किया था, जो कि एक अपने आप में रिवोल्यूशन था, एक नया बात था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। यानी देखिए आज भी अगर आप लकड़ी का कुछ वस्तु बनाते हैं तो कुछ सालों बाद वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जैसे आज आप देखते होइएगा कि कार का खिलौना मिलता है, जेसीबी का खिलौना मिलता है, क्योंकि ये आज के ज़माने में हमारे यहाँ मिलता है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। देखिए ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है कि वो लोग सिंचाई कैसे करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने सिंचाई के लिए जो है कुछ तरकीब बनाया होगा। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने पानी का जो है इकट्ठा किया और उसके बाद उससे सिंचाई किया। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। वे लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास जो है तालाब और चारागाह होते हैं, ताकि वे वहाँ पे चारागाहों में अपने मवेशियों को चरा सके और तालाब में पानी पी सके। लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना मने पड़ता था। यानी ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब सूखा पड़ता था तो वो अपने मवेशियों को चारा पानी के लिए की तलाश में बहुत दूर दूर तक लेके जाते थे। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग शिकार करना छोड़ दिया, इन्होंने भी शिकार किया, मछली पकड़ा, हिरन का शिकार किया। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन नगर जो है ना, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। अभी हमने हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो के बारे में देखा, तो अब थोड़ा गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उसका सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। ये जो है एक बंदरगाह है, आपने लोथल का नाम सुना होगा, जो उस टाइम के गुजरात में जो है ना बंदरगाह का जो है काम करता था। ये तालाब जो है ना बड़ा तालाब था, और उनका मानना होगा कि यहाँ समुद्र से आने वाली जो उसके रास्ते आने वाली जितने भी सामान हैं या जो जाने वाली सामान है, इसको चढ़ाया और उतारा जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भवन मिले हैं जहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, पैकिंग के जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे मिले हैं। हम अपने मैप में देखेंगे कि गुजरात का जो है, गुजरात में हड़प्पा के कौन कौन से शहर है। देखिए ये रहा हमारा हड़प्पा। यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो एरिया है, ये लोथल है, सरकोतदा है, धौलावीरा है। ये सब जो जगह है ये कहाँ है, गुजरात में पड़ता है आपको धौलावीरा। और इसमें लोथल और धौलावीरा जो है ना काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा जो कच्छ का इलाका है, उसमें खदीर बेत के जो है ना किनारे ये धौलावीरा बसा हुआ है। ये जो धौलावीरा नगर है, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे जो है बसा हुआ है।
यहाँ पे आपको बहुत ही साफ पानी मिलता था, वहाँ पे उस टाइम में काफ़ी साफ पानी मिलता था, और यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ था। आप देखिएगा, खासकर नदियों के पास की जो आसपास की जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता में आप देखते हैं कि नगर जो है 2 भागों में विभाजित है। मैंने 2 भागों में यहाँ पे विभाजित था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब में। लेकिन यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया था, और इसके हर हिस्से के जो है ना, चारों तरफ से पत्थरों के जो है आपके जो है पत्थरों के जो छोटे-छोटे जो है ना, छोटे-छोटे पत्थरों को मिला के एक बड़ा जो है ना दीवार, ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए जैसे मान लेते हैं अगर कोई हमारा ये है भवन है, यहाँ पे अगर हम भवन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर भवन है, काम चला लीजिएगा। ये अगर हमें घर में घुसना होता है तो उसके लिए हम दरवाज़ा बनाते हैं, तो उन्होंने बड़े-बड़े प्रवेश द्वार बना रखे थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ पे धौलावीरा में एक जो है खुला मैदान मैदान भी था, जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन होता था। जैसे आप देखते हैं ना हमारे यहाँ जैसे गांधी मैदान हो गया, या बहुत ऐसे फील्ड है, या क्रिकेट मैच का ग्राउंड है वहाँ पे, या फुटबॉल का है, वो मैदान होता है, तो वहाँ पे मैचेस वगैरह होता है, तो लोग क्या होता है वहाँ पे क्रिकेट वगैरह मैच देखने जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेष में जो है ना हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के जो है पत्थर पे खुदा गया, जैसे हमारे यहाँ मुहर जैसे मिलता है ना, वैसे वहाँ पे कुछ पत्थरों के मुहर मिले हैं। इन अभिलेखों को संभवतः जो है लकड़ी से जोड़ा गया था, यानी ऐसा मानते हैं लोग कि जो इन अभिलेख को जो है ना लकड़ी से जो है जोड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पे पाए जाते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हम लोग मुहर बनवाते हैं, ये मुहर होता है, यहाँ पे जो भी हमें एक्स वाई जेड कुछ भी लिखवाना होता है, नाम उम किसी का होता है, और मुहर का थप्पा मार देते हैं। हड़प्पा में भी मुहर आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अनोखा अवशेष मिले हैं, जो क्या होता है कि लकड़ी पे जो है ना जड़ा गया था। लकड़ी पे जो है ना हमारे यहाँ अभिलेख वगैरह क्या करते हैं, अ, पत्थर पे लिखवाते हैं, लोहे पे लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभिलेख आपको लकड़ी पे मिलता है, जो कि काफ़ी अनोखा है। अब देखिए, एक और जगह यहाँ पे आपको मिलेगा लोथल। लोथल जहाँ पे आपको बताया कि एक बंदरगाह है, जो बड़ा तालाब था। इसके रास्ते से ही समुद्र का जो रास्ता था, और यहाँ से आयात और निर्यात दोनों होते थे। यहाँ पे सामान को जो है चढ़ाया जाता था, उतारा जाता था। गुजरात के जो खंबात खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की एक उपनदी है, उसी के किनारे जो है लोथल बसा हुआ है, और यहाँ पे आपको कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे आपको पत्थर के शंख मिले हैं, धातु मिले हैं, और बहुत ऐसे जो है वस्तुएं मिले हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पे आपको एक भंडार गृह भी मिलेगा, यहाँ पे लोथल में। यहाँ पे आपको मुहर बंदी भी मिलेगा, यानी लोग मुहर क्या करते थे ना, जब सामान पैक होता था, आज हम लोग पैकिंग करते हैं तो अच्छा से उसको पैक कर देते हैं, हवा कुछ भी उसमें नहीं घुसता है। जब पैकेट हमारे हाथ में मिलता है, अगर कहीं से फटा उटा नहीं हो, तो हम जानते हैं कि हमारे इस पैकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेफ है। अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ होता है, फटा है, इधर उधर है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, मिट्टी का लेप लगा देते थे और उस पे मुहर मार देते थे। अगर वो मिट्टी का जो लेप है अगर नहीं टूटा है, तो उनका मानना था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी टूटा हुआ था, तो हम समझते थे कि ये छेड़छाड़ जो है ना इसके साथ हुआ है। अब देखते हैं मुद्रा और मुद्राकरण या मुहरबंदी। अभी हमने बताया कि क्या करते थे वो लोग, कि सामान पैक करते थे, और पैक करने के बाद क्या करते थे कि गीली मिट्टी से उसको पोत देते थे और उस पे मुहर लगा देते थे। अगर वो मुहर टूटा हुआ है तो सामान के साथ छेड़छाड़ माना जाता है, और अगर मुहर नहीं टूटा है तो सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब देखते हैं सभ्यता का अंत। देखिए, सब इस सभ्यता के अंत से रिलेटेड बहुत से लोगों ने अपना अपना मत दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं ये ऐसा था, सूखा पड़ गया, कुछ लोग बोलते थे किसी ने आक्रमण किया, कोई मानता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। देखिए, कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से ना 100% जो है सही नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे सूखे आते थे, बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे बाढ़ आते थे। लगभग 3900 साल पहले की बात है, एक बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोग इस शहर को, नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुद्रा, मुहर और बाट का प्रयोग बंद हो गया।
दूर दूर से कच्चा माल का जो आयात जो है वो बंद हो गया, काफ़ी कम हो गया, यानी बंद ही नाम मात्र हो गया, यानी बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर लगने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए जो है कोयले की लकड़ी का ईंधन का आवश्यकता होता था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चरागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे होगा, क्योंकि बाढ़ और सूखने का असर कुछ ही इलाकों पे असर पड़ता था उनका। देखिए, कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से जो है ना 100% सही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई थी, कुछ बोलते हैं सूखा पड़ गया था। देखिए, हुआ होगा, लेकिन उसके कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और हड़प्पा की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगर पढ़ने के बाद वहाँ से कुछ अगर साहित्यिक स्रोत या कुछ ऐसे स्रोत मिलते हैं जिसके बाद पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली में हुआ क्या था, लेकिन तब तक जो विद्वान हैं अपना अपना मत देते हैं। और लोग बोलता है कि चारागाह समाप्त हो गए, कुछ बोलते हैं जंगल समाप्त हो गए। तो कुछ भी 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध के जो बस्तियां थी वो पूरी तरीके से उजड़ गई थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, लगभग आज से 1400 साल पहले की बात है, कुछ नगरों का विकास होना प्रारंभ होता है। जब आप वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे, तो उस टाइम देखेंगे कि कुछ नगरों का जो है ना, कहाँ 4700 पहले वर्ष पहले, और उसके बाद जो है कहाँ 1400 साल पहले। यानी अगर आप 4700 साल में से अगर 1400 साल पहले हटा देंगे, तो यानी वही 3300 3400 के आसपास जो है ना कुछ नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। हमने देखा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होते थे। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले होते थे। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो है लगभग 3900 साल पहले हुआ। और अन्य नगरों का विकास जो है 2500 साल पहले, यानी हड़प्पा से 1400 साल पहले अगर घटाओगे तो 2500 साल पहले जो है वहाँ पे आरंभ होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है, आरंभिक नगर। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।